Morning students, myself आशुतोष and you are watching my channel. So लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे राजीव गांधी की फॉरेन पॉलिसी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड में इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। तो इनका टाइम पीरियड शुरू होता है 1991 से 1996 तक रहता है। तो इनके टाइम पीरियड में जो मेजर थिंग्स हमें देखने को मिली वो हम वन बाय वन हम लोग उसे देखेंगे। पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या था कि अब जो इंडियन मार्केट थी वो ओपन हो गई थी पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी, इंडिया भी उस कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता था। अब इसका एम क्या था? एम था इक्विटी एंड सोशल जस्टिस को अचीव करना और सस्टेनेबल हाई ग्रोथ को अचीव करना। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वस्तु है वो समाज में इक्वली तौर पे बिके। और इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, मतलब सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। तो इनके टाइम पीरियड में हमें ये देखने को मिलता है कि इंडियन मार्केट ओपन हो जाती है पूरे वर्ल्ड के लिए। सेकंड हमें चीज़ क्या देखने को मिलती है? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन कब होता है यूएसएसआर का? 1991 में। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। अब हमने जितनी भी डील साइन की थी यूएसएसआर के साथ वो सारी भी नल एंड वाइड हो जाती है। मतलब इसका मतलब क्या था कि अब हमें नई डील साइन करनी पड़ेगी रशिया के साथ, क्योंकि यूएसएसआर के साथ हमने जितनी भी डील साइन की थी, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो अब वो सारी डील क्या मानी जाएंगी? अब वो सारी डील वैलिड नहीं मानी जाएंगी। अब हमें देखने को मिलता है कि यूएसए इमर्ज कर रहा है सोल ग्लोबल पावर। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो मतलब कोल्ड वॉर में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि किसके बीच में क्लैश था। आइडियोलॉजीज के बीच में क्लैश था, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में क्लैश था। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट होने का मतलब था कि अब यूएसए जीत रहा है, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो जीत गई है। तो यूएसए उभर के आता है सोल ग्लोबल पावर, मतलब अब विश्व में केवल एक ही पावर है, वो है यूएसए। अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये रुख था कि अब हम जो अपने रिलेशन हैं वो यूएसए के साथ अब मजबूत किए जाएं। तो हम लोग का शिफ्ट हुआ यूएसए की तरफ कि अब हमें अपने यूएसए के साथ अपने अच्छे रिलेशन रखने हैं। और इनके टाइम पीरियड में हमें और क्या देखने को मिला? लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या था? जो पहले हम इंटरनेशनल के लेवल पे कोई भी डिसीजन थे हम खुल के उस पर अपनी राय नहीं रखते थे, अब से हम अपनी राय खुल के रखेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं हम उनके साथ अब रिलेशन बिल्डअप करना चालू करेंगे। अपने नेबरिंग कंट्रीज जितनी हैं हम उनके साथ अब अपने रिलेशन बिल्डअप करना चालू करेंगे। हम लोग रीजनल कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनके टाइम पीरियड में हम लोग को ये सारी मेजर चीज़ें देखने को मिली। तो अब सेकंड हम लोग देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी आई के गुजराल के टाइम पीरियड में कैसी थी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी आई के गुजराल के टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं इनका फोकस था कि ये इम्प्रूव करें रिलेशन किसके साथ? अपने सभी नेबरहुड के साथ अपने रिलेशन कैसे इम्प्रूव किए जाएं, ये इनका फोकस था। और इनका क्या फोकस था? जो साउथ एशियन रीजन है, जैसे इंडिया किस में पड़ता है? साउथ एशियन रीजन में पड़ता है। तो साउथ एशियन रीजन में पीस बनी रहनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं सबको देखते हुए इन्होंने फॉर्मुलेट की क्या? गुजराल डॉक्ट्रिन। अब गुजराल डॉक्ट्रिन में क्या इन्होंने बोला? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉन रेसिप्रोकल कोऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि अब इंडिया कोई भी किसी की भी मदद करेगा तो उसके बदले में इंडिया कोई भी चीज नहीं चाहेगा कि वो भी हमारी ये मदद करे। जैसे आपने किसी को एक पेन दी, अब आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि सामने वाला भी आपको पेन देगा। तो ये नहीं एक्सपेक्टेशन रखनी है, सामने वाले की मदद करके उससे कोई भी वापस में कोई चीज नहीं मांगनी है। फिर सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला? नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर। मतलब
कोई भी कंट्री एक दूसरे के जो भी आंतरिक मामले हैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। फिर तीसरा क्या बोला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। हम लोग को एक दूसरे देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, उसकी हम लोग को रिस्पेक्ट करनी है। फिर चौथा उन्होंने क्या पॉइंट बोला, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, मतलब अगर कोई भी दो कंट्री के बीच में लड़ाई होती है तो उसे हम लोग शांति से सुलझाएंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट इन्होंने क्या बोला, प्रमोशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे जैसे रीजन में अगल बगल जितनी कंट्रीज हैं उसका चाहे इकोनॉमिक एंगल देखिए, पॉलिटिकल एंगल देखिए, ट्रेड डील से अगर उसका एंगल देखा जाए तो हम लोग इन सभी एरियाज में कोऑपरेट करेंगे और सक्सेस को अचीव करेंगे। तो आई के गुजराल में गुजराल डॉक्ट्रिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन पॉलिसी इन टाइम्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट होता है 1998 में। इंडिया डिमॉन्स्ट्रेट करता है अपनी कैपेसिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनी पूरे विश्व को दिखाता है कि इंडिया भी अब न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं। अब जब पोखरण में इसका टेस्ट किया जाता है तो बेसिकली जो यूएसए रहता है और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज रहती हैं उनको ये बात नहीं पसंद आती है और इंडिया के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सैंक्शन थोपे जाते हैं। फिर वाजपेयी क्लिंटन को बताते हैं कि इंडिया ने क्यों न्यूक्लियर टेस्ट किया। वाजपेयी बोलते हैं कि हमारे अगल बगल चाइना है और पाकिस्तान है, इसी वजह से हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया क्योंकि हमें इन दोनों कंट्रीज से खतरा है, ये कभी भी इंडिया के ऊपर आक्रमण कर सकती हैं। इंडिया को क्या फेस करने पड़े, इंटरनेशनल सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है तो कोई भी कंट्री, विश्व की जितनी कंट्रीज हैं वो आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगी। ट्रेड नहीं करेंगे तो आप अपना सामान बाहरी देशों को नहीं बेच पाएंगे और कोई आपसे ऑयल की डील नहीं करेगा। तो जितने भी ट्रेड से रिलेटेड इशू रहते हैं आपको इंटरनेशनल फोरम्स में नहीं इनवाइट किया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगाए गए। फिर हम लोग इनका देखते हैं कि इन्होंने बस डिप्लोमेसी स्टार्ट की। बस डिप्लोमेसी के तहत इन्होंने क्या बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे और अच्छे बनाए जाएं। तो उन्होंने दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा स्टार्ट की, जो कि लाहौर डिक्लेरेशन हुआ 1999 में। लाहौर डिक्लेरेशन में क्या बोला गया, कोऑपरेशन एंड रिड्यूस फोर्सेस, एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कैसे हम लोग अपनी फोर्सेस को रिड्यूस करें और जो भी हम लोग के बीच में लड़ाई है उसे हम लोग वार्ता से, मतलब बातचीत करके हम लोग सुलझाएंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पाकिस्तान ये सारी चीज़ों को नहीं मानता है और पाकिस्तान एलओसी को कैप्चर करना, लाइन ऑफ कंट्रोल को कैप्चर करना स्टार्ट करता है। तो इसके जवाब में, इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने स्टार्ट किया अपना कार्यक्रम, अपना मिशन ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय बेसिकली जो कारगिल पीक के पाकिस्तानियों के द्वारा हथियार ली गई थी उसे हमें छुड़वाना था। ऑपरेशन विजय स्टार्ट होता है, इंडिया जीतता है और पाकिस्तान हारता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, क्लिंटन विजिट करते हैं इंडिया और डील करते हैं $3 बिलियन की डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। इंडिया और यूएस एक साथ खड़ा रहेगा और अपना कोऑपरेशन दिखाएगा। फिर हम लोग देखते हैं इनके टाइम पीरियड में 2001 में पार्लियामेंट का अटैक होता है, पार्लियामेंट पर अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है। इंटरनेशनल लेवल पे इसे बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है, टेररिज्म के खिलाफ बोला जाता है ये टेररिज्म इस तरह नहीं होना चाहिए। अब इसके रिटेलिएशन में इंडिया लॉन्च करता है ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम के तहत इंडिया जितने भी ये आतंकवादी आए हुए रहते हैं पार्लियामेंट पे अटैक करने, उन्हें ख़त्म करता है। फिर हम लोग देखेंगे मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। तो इन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर स्टार्ट किया, पाकिस्तान के साथ हम लोग अपने रिलेशन कैसे इम्प्रूव करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में इन्होंने क्या क्या बात कही, कैसे पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में ले आया जाए कि हम दोनों लोग एक शांति वार्ता के तहत हम लोग कोई भी इशू सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्होंने भी बस सर्विस स्टार्ट की, बस सर्विस श्रीनगर से मुजफ्फराबाद के लिए।
और डायलॉग कंटिन्यू रखा कि हम लोग जो भी हम लोग के बीच में इशू हैं वो हम लोग शांति से रिजॉल्व करेंगे। फिर 2004 में इंडिया और रशिया का समिट होता है। इंडिया और रशिया के समिट में इनका जो इंडिया का मेन फोकस रहता है कि जो भी रशियन वेपन इंडिया परचेज कर रहा है उसकी टाइमली डिलीवरी रशिया दे पाए। मतलब हम लोग चाइना से जो भी वेपन खरीद रहे हैं वो सही समय पर नहीं आता था, तो इंडिया का यही कंसर्न था कि जो भी हम आपसे सामान ले रहे हैं वो टाइमली इंडिया के पास पहुंच जाना चाहिए। और ये और क्या, रसिया का कंसर्न क्या था कि जो आईपीआर लॉज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट के जो लॉज हैं इंडिया में वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसे या तो कम किया जाए, उसे या तो लीनिएंट बनाया जाए, तब इंडिया और रशिया के बीच में जो भी ट्रेड है वो और अच्छे तरीके से हो सकता है। तो इंडिया ने ये इंश्योर कराया रशिया को कि आपके कोई भी जो वेपन आप सेल करोगे हमको, हम उसे किसी दूसरे देश को नहीं बेचेंगे, हम उसे किसी दूसरे देश को ये नहीं बताएंगे कि वो वेपन कैसे बनाया जाएगा। तो यही बोल रहा है, नाइदर कॉपीड नॉर स्टोलन। फिर यूएसए के साथ हमारे कैसे रिलेशन थे इनके टाइम पीरियड में? यूएसए के साथ बेसिकली हिस्टोरिक ये मूवमेंट था कि इंडिया और यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन डील साइन होती है 2008 में। अब इस डील में क्या बोला गया था कि अब इंडिया क्या है, एनपीटी का मेंबर नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन टीटी का मेंबर नहीं है। और ये एक्सेप्शन रखा गया, यूएसए ने ये एक्सेप्शन इंडिया को रखा कि एनपीटी का मेंबर ना होने के बावजूद भी इंडिया को यूएसए सेल करेगा। क्या? इंडिया को यूएसए सेल करेगा, जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर फ्यूल है, वो सेल करेगा। यूएस में इसका बहुत विरोध होता है कि जब इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है तब क्यों यूएसए सेल कर रहा है। लेकिन ये इनके टाइम पीरियड में इनकी डिप्लोमेसी ऐसी थी कि यूएसए को साइन करना पड़ा क्या, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन डील। ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया को ही एक्सेप्शन रखा गया कि एनपीटी का मेंबर न होने के बावजूद भी यूएसए ने इंडिया को फ्यूल और टेक्नोलॉजी दी। अब ये टेक्नोलॉजी क्यों दी? ताकि इंडिया में जो एनर्जी नीड्स हैं, जो जैसे आपके घर में बिजली जो आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, वो कैसे आ रही है? वो कोल से आ रही है या तो यूरेनियम से आ रही है। तो एनर्जी के पर्पज से इंडिया को यूएसए ने मदद की। फिर हम लोग देखते हैं नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड में इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड में, जैसे जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में अपनी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं तो इन्होंने जितनी सार्क कंट्रीज थी उन सभी के जो भी लीडर्स थे उनको इनवाइट किया अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। इनका बेसिकली फोकस रहता है संवाद पे। जब भी ये विदेशों में ट्रैवल करने जाते हैं विदेश में, तो लोगों से कैसे जुड़ा जाए, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनसे इनकी पर्सनल वार्ता होती है, पर्सनल ये बात करते हैं। और जितनी भी वहाँ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स रहती हैं, ये उनके भी हेड से इनकी बातचीत होती है। अब इसका पर्पस क्या है? जब भी प्राइवेट फर्म से बातचीत करेंगे तो उनको ये बताएंगे कि आइए आप इंडिया में भी निवेश करिए, इंडिया में भी इन्वेस्ट करिए। वैसे ही स्टूडेंट और वर्कर से ये प्रधानमंत्री जी मिलते हैं। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोला जाता है? लीडर टू पीपल इंटरेक्शन। और डिप्लोमेसी के टर्म्स में इसे बोला जाता है रिटेल डिप्लोमेसी, मतलब जहाँ लीडर और पीपल का इंटरेक्शन डायरेक्टली होता है। अब मोदी की फॉरेन पॉलिसी का बेसिकली 4D मॉडल हम लोग देखते हैं, तो इनका फोकस रहता है डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिमांड और डायस्पोरा पे। डायस्पोरा को ये क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन है फॉरेन पॉलिसी का। डायस्पोरा क्या होता है? जो जो भी इंडियन रेसिडेंट हैं, वो जो बाहरी देश में रह रहे हैं, वो जो विदेशों में रह रहे हैं और इंडियन रेसिडेंट हैं, तो इन्हें ऑक्सीजन बोला गया। अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी का इन्हें ऑक्सीजन बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि अगर ये बाहरी देश में रह रहे हैं तो वहाँ कुछ पैसा कमा रहे हैं और इंडिया में वो पैसा भेज रहे हैं, अपने घर परिवार वालों को भेज रहे हैं, तो वो पैसा भेजेंगे तो इंडियन का फॉरेक्स रिजर्व इम्प्रूव होगा। और ये क्या बोलते हैं, यूज ऑफ डायस्पोरा फॉर डोमेस्टिक डेवलपमेंट प्लस अट्रैक्ट वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर इनका फोकस क्या है? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी।
सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के तहत इंडिया ने क्या अचीव किया इनके टाइम पीरियड में? 21 जून को इंटरनेशनल लेवल पे ये रिकॉग्नाइज किया गया कि अब हम 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और इनकी फॉरेन पॉलिसी में क्या बोला गया कि अब इंडिया को बैलेंसिंग पावर के तौर पे न देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया लीडिंग पावर है, इंडिया लीड कर रहा है, ग्लोबल साउथ को इंडिया लीड कर रहा है। इंडिया हर इंटरनेशनल इशू पे अपनी बात खुल के रखेगा। इंडिया को यूएसए इंडिया को इस तरह ना देखे कि बैलेंसिंग पावर के रूप में, कि अगर हमें एशिया में बैलेंस बनाना है चाइना और इंडिया के बीच में, तो इंडिया को हम बैलेंस बनाते हुए चाइना को काउंटर करेंगे। तो ये यूएसए भूल जाए, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है। फिर ये देखते हैं इंडिया एज अ स्विंग स्टेट। अब इंडिया सिक्स्थ पावरफुल नेशन है पूरे वर्ल्ड में। यूनिक पोजीशन इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिलीफ इन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। और हम लोग बेसिकली क्या प्रिंसिपल को प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं, मल्टीलैटरलिज्म। मतलब इंडिया मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करता है। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या होता है? विश्व में कोई एक ध्रुव नहीं है, दो ध्रुव नहीं है, विश्व बहुध्रुवीय है। मतलब कोई एक भी कंट्री पावरफुल या सुप्रीम पावर नहीं होल्ड करती है। सभी कंट्री इंडिपेंडेंट है, सभी कंट्री सोवरेन है, और सभी कंट्री अपने में ही पावरफुल हैं। अब चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस में हम लोग देखते हैं प्रॉब्लमेटिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नेबरिंग कंट्रीज। मतलब जो भी हमारे अगल बगल कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, या फिर पाकिस्तान हो गया, तो इसमें जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगी, जैसे मान लीजिए अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, अपनी सरकार के खिलाफ वहाँ के लोग विद्रोह किए, वही श्रीलंका में किया, और पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे चल रहा है। अगर हमारे अगल बगल ये सारी स्थिति रही तो इंडिया भी डिस्टेबलाइज हो सकता है। इसी वजह से अपने अड़ोस पड़ोस में हमेशा स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। फिर सिक्योरिटी काउंसिल को लेके इशू हो रहा है कि इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिल पा रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तीसरा क्या इशू हो रहा है? क्लाइमेट चेंज का। इंडिया अब डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया को अगर डेवलप होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो बेसिकली कोल बर्न होगा तो एनवायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। तो जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं वो यही बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा एमिट कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ये हम लोग को करना ही करना होगा अगर हम लोग को डेवलपमेंट अचीव करना है। तो ये सारा चीज़ हो गया आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी में चैलेंजेस मैंने बता दिए। किस टाइम पीरियड में कैसी फॉरेन पॉलिसी रही, क्वेश्चन आएगा तो लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, पोस्ट कोल्ड वॉर से पहले कैसी थी फॉरेन पॉलिसी, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद कैसी थी फॉरेन पॉलिसी। तो आप लोग टाइम याद रखिएगा, 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट करता है, मतलब कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है। तो पोस्ट कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? 91 के बाद जैसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है वो आपको बताना है। अगर पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद पूछे, जैसे पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड में क्या हुआ, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड की फॉरेन पॉलिसी आपको पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में बतानी रहेगी। वहीं कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में आप शुरू करेंगे कहाँ से? जवाहरलाल नेहरू से राजीव गांधी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं उनके टाइम पीरियड में फॉरेन पॉलिसी कैसी थी ये आपको बताना पड़ेगा, अगर कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।